जैसा मैंने आपको बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? हाउ डू यू डिफाइन दिस फ्रीजिंग पॉइंट? कोई मेरे को बताएगा? फ्रीजिंग पॉइंट सुन लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टाइम पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सॉलिड। मतलब शॉर्ट में कहूं तो एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर जब हो जाए सो हम कहेंगे कि वो टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन बात अब ये आती है कि आखिर हाउ दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अफेक्ट्स द फ्रीजिंग पॉइंट। हमने कहा देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं, आप मुझे बताइए पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, ठीक है। अगर आप उसमें चीनी डाल दें, सुन ले, अगर हम एक शुगर सोल्यूशन लेते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 नहीं होगा। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कुछ इस तरह से होगा, लाइक -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या -10 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करेगा। दैट मीन्स जो अपना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो जो है फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है। मतलब दो बातें हो गई, बॉइलिंग पॉइंट को अप कर देता है और फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है, ठीक है। तो किस तरीके से करता है ये हमने समझना है, फिर मैं छोटी मोटी इसकी एप्लीकेशन की भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी हम ये देख लेते हैं ग्राफ की हेल्प से कि हमारा जो ग्राफ है वो ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके से ये अपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा। दैट इज लाइक जो सॉलिड है ना, सॉलिड का वेपर प्रेशर के साथ कुछ इस तरीके का लाइन होती है सॉलिड। मतलब यहां पर अपनी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है ये समझ सकते हैं कि सॉलिड हमने आइस ले लिया, मान हमने बर्फ ले ली, ठीक है। बर्फ के केस में ये लाइन होगी। अब आप बोलोगे बर्फ का वेपर प्रेशर कहां होता है ना? भाई चलिए, पानी का होता है, ढक्कन देते हैं तो वेपर प्रेशर होता है, लेकिन बर्फ का कहां पे होता है? लेकिन आप एक चीज देखेंगे, सबसे पहले तो जब आप बर्फ को फ्रीजर से निकालते हैं, सूरज के सामने एकदम लेके जाओ, व्हाट यू विल सी, आपको दिखेगा कि भाप निकल रही है ना? ऐसा होता है, बर्फ से भी भाप निकल रही होती है, ठीक है। एक जवाब कि भाई, दूसरी बात, जब आप सुनो, दूसरी बात, जब आप फ्रिज में बर्फ जमाते हो, ये अपने ओल्ड स्टाइल वाले जो फ्रिज होते थे ना, उसमें आप पानी ट्रे में रखते थे, ट्रे में आप नीचे पानी रखते थे और आप देखते थे कि अगले दिन जो है बर्फ सारे बर्तन में भर गई है, ऊपर भी लग जाती थी, ऊपर भी लग जाती थी। तो भाई ये ऊपर बर्फ कहां से गई? ये तभी हो सकता है अगर नीचे वाला सॉलिड से जो है वेपर्स ऊपर गए, सही है बात, और वो ऊपर जाके ठंड के कारण जम गए, ठीक है। तो इतने लो टेम्परेचर पर भी जो है एक वेपर प्रेशर मेंटेन्ड होता है। तो दो मैंने आपको बात जो है एज ए प्रूफ दे दी। सुन लें अब बात। तो अब हम ये तो जानते हैं, लिक्विड के केस में तो हम जानते ही हैं कि लिक्विड के केस में, जैसे प्योर वाटर के केस में हम कहें, प्योर वाटर का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। प्योर वाटर का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है
आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे जहां पर प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड की लाइन मिल रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो TF सॉल्वेंट जो है मैंने इसको लिख दिया, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अगर हम यहां पर सॉल्यूशन का देखें तो सॉल्यूशन के लिए जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है, जैसे शुगर सॉल्यूशन की ही बात करें तो शुगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है प्योर वाटर से कम होगा। तो ऐसे में जो हमारे शुगर सॉल्यूशन की लाइन होगी वो यहां पर जाके मिलेगी, यहां पर जाके मिलेगी सॉलिड के साथ, मतलब ये हो गया सॉल्यूशन। इज इट ओके? सो यहां पर जाके मिल रही है लाइन, आपको पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और तो ये दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा TF। सो बेसिकली जो डेल्टा TF हुआ दैट इज इक्वल टू TF ऑफ, क्या हुआ? TF ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। जैसे पानी के केस में देखा जाए तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, और अगर शुगर सोल्यूशन है उसका -0.5 हो गया अगर फ्रीजिंग पॉइंट, सो डेल्टा TF कितना हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस। बोलो, जो बोर्ड पे लिखा है समझ में आया कि नहीं? जो मैंने अभी तक बोर्ड में लिखा वो आपको समझ में आ गया, विकास को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप मुझे बताएं आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, सो अब हम अब सुनते जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नाइस। अब सुने, अब हम कल वाले लेक्चर की तरह ये बात है, एक मिनट, केशव के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। केशव जी, बात ये है कि आइस की जो लाइन है वो ये है, सॉलिड की लाइन वेपर प्रेशर की ये है। हमने कहा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड के बराबर होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। और ऐसे में जो प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, पानी की जो लाइन है ये यहां पर है और वो सॉलिड के साथ यहां पर मिलती है, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये हो जाए। जबकि जो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि वो मतलब नीचे मिल रहा है ना, लोअर टेम्परेचर में मिल रहा है, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर की लाइन जो है नीचे होगी प्योर सॉल्वेंट से, तो वो लोअर टेम्परेचर पे मिल रहा है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हमारे शुगर सोल्यूशन का हो गया। ठीक है, शुगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो आप जैसे -5 डिग्री सेल्सियस, -5, और कंसंट्रेटेड होगा -10 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका शुगर सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है। सही है बात? चौधरी जी समझ आ गया ना? हाँ, ठीक है, सुनो अब। तो ऐसे में कल की बात की तरह भाई, जितना ये डिफरेंस होगा एक टेम्परेचर पर, जितना इनका वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही इनके फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। सो दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितना हम ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे उतनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो। सो इसलिए डेल्टा TF मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो समझ आया कि नहीं? बिल्कुल समझ आ रहा है शिवांग को। ओके, सो ऐसे में हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, कल कल के लेक्चर में क्या किया था हमने? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। आज क्या कर रहे हैं? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, सुनते जाए। सो व्हाट इज KF? व्हाट डू वी कॉल KF? KF को हम बोलेंगे KF इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
और हाउ डू वी डिफाइन दिस? हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। सो केएफ की डेफिनेशन हो गई, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी उस टाइम पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही केएफ होगा। जैसे कल केबी की डेफिनेशन भी सेम तरीके से कही थी। अब सुन ले आगे, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। बोलो बेटा जी, सही बात कि नहीं बात? सही बात, ठीक है। सो ऐसे में ये बन गया, और सुनते जाएं क्योंकि कल हमने कर लिया है ना, इसलिए आपको बिल्कुल मजे से समझ में आएगा। ये देखो कैसे। अब थर्मोडायनेमिकली हम कह सकते हैं KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर 1000 इंटू LF, वेयर, चलो अभी बाद में लिखा देता हूं, और इट इज इक्वल टू, सुन लो एक मिनट, RTF स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा HF इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये काम की क्वेश्चन है। यहां पर LF इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी बात डेल्टा HF इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसके जो यूनिट है वो जूल्स पर ग्राम में, इसका मतलब जूल्स पर मोल में ऐसे आ जाएगा। हाँ, अब बोलो, समवन वाज ट्राइंग टू चैट, मुझे बता दो, अब मेरे को बता दो आप क्या कहना चाहते थे, नहीं तो नोट करो। चलो मैं चैट देख लेता हूं। आपने इसको ऑफलाइन क्लास में नहीं किया है, तभी तो ऑनलाइन में करवा रहे हैं भाई। जो पलौड़ा वाला बैच है उन्होंने ऑफलाइन में ये नहीं पढ़ा है, उनको ऑनलाइन इसीलिए करवा रहे हैं ना। बाकी लोगों ने इसको, प्राइम बैच वालों ने इसको ऑनलाइन क्लास में पढ़ लिया था, ऑफलाइन में पढ़ लिया था। ठीक है, आप नोट कर। हाँ, देयर इज सर स्टार्टिंग वाला ग्राफ, एक मिनट, स्टार्टिंग वाला ग्राफ, एक मिनट, स्टार्टिंग वाला ग्राफ मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने कहा कि सॉलिड की ये लाइन है, प्योर सॉल्वेंट की ये लाइन है, सोल्यूशन की ये लाइन है। तो जो सॉल्वेंट की लाइन है वो ज्यादा टेम्परेचर पे मिलती है, सोल्यूशन की लाइन कम टेम्परेचर पर मिलती है, और जहां पर मिलती है वही इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये हुआ, शुगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये हुआ, तो इसलिए प्योर वाटर से शुगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो समझ आई बात के नहीं? थर्मोडायनेमिकली वाला बता दो एक बार। बिल्कुल बताता हूं एक बार। ये शिवांग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल हमने किया था यार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे किया था। हमने सीधे सीधे इक्वेशन लिखी थी कि RTF स्क्वायर 1000 इंटू LF, ये तो आपको रटना पड़ेगा। और मैंने कहा था LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब
एक मोल बर्फ को पानी में चेंज करने के लिए कितने जूल्स की एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और 1 ग्राम आइस को पानी में तब्दील करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना। आर आर भाई आइडियल गैस कांस्टेंट 11वीं से पढ़ रहे हैं 8.314। अगर एल एफ या इसका डेल्टा एच का जो साइन है, हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन मींस डिक्रीज, अगर वो जो है हम जूल्स में लेते हैं तो आर की वैल्यू 8.314, अगर कैलोरीज में लेते हैं तो आर की वैल्यू 1.98 या 2 लेते। सही है बात, एकदम सही। आज से जम्मू में 48 आवर्स का लॉकडाउन लग रहा है। आप में से जितने लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, ठीक है, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है चलती रहेंगी। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें अभी। नहीं नहीं नहीं, घर से नहीं, मैं प्रॉब्ली ऑफिस आके ही लूंगा। कितने डेज, ये सवाल बिल्कुल वही है अब जो है, जब वो नहीं आई थी बाहुबली के बाहुबली को किसने मारा है, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों। अच्छा, प्रभनूर कह रहा है कि पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम जानते हो क्या होता है, हैं? फिर हमारी पुलिस ऑफलाइन क्लास लेगी। नहीं, उनकी क्लास ऑनलाइन नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब अब सुनो, यहां पर मैं लिख दूं कि इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर kf इज इक्वल टू 1.86 केल्विन, मतलब क्या होता है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, वाटर के केस में kf की वैल्यू 1.86 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है, मोल्स पर केजी। हम ऐसे ही भावनात्मक तरीके से, 1 मिनट, इसका यूनिट में सही कर दूं आपके लिए। ठीक है, सो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल, जो पहले लिखा था वही सही था। ठीक है, सो ये होगा। ठीक है, आपकी गप्पों में मैं भी घूम गया। सुनो, अब आगे बढ़ रहे हैं, सुन लो मेरी बात। अब आप एक बात समझें, मैं आपको जनरल लाइफ की बात बताऊं पहले, इससे पहले कि मैं आपको सवाल दूं, मैं आपको कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल दे देता हूं कि कहां कहां पे डिप्रेशन जो है काम करती। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, अब पता नहीं आप लोगों ने उस चीज को ऑब्जर्व किया है कि नहीं। आपने देखा है एक वो आइसक्रीम वाला बंदा होता है जो लाल रंग का डिब्बा होता है, लाल कपड़ा लगा होता है उसके बाहर, फिर उस कंसेंट्रिक सा डिब्बा होता है अंदर, उससे वो आइसक्रीम निकाल के देता है, पता है आपको। अब सुनो, अगर हम उस उसका डिब्बा कुछ इस तरीके का होता है और
उस डिब्बे के अंदर एक डिब्बा होता है, वो डिब्बा ऐसा होता है और यहां पर उसका ढक्कन होता है और यहां पर उसने आइसक्रीम रखी होती है ना। इधर जो है क्या होता है, आइसक्रीम होती है। सही बात है। लेकिन बात यह है वो दो डिब्बे क्यों यूज करता है? दो डिब्बे वो इसलिए यूज करता है क्योंकि यहां पर उसने क्या रखा होता है, यहां पर क्या डाला होता है, यहां पर डाला होता है नमकीन पानी। हाँ, तो ये नमकीन पानी भाई करता क्या है, सुनो। नमकीन पानी होता है और खूब नमकीन पानी होता है। नहीं, आइस भी होती है, मैं समझ गया। मतलब नमकीन पानी में बर्फ होती है, ये बर्फ जो है नमकीन पानी में, ठीक है, नमकीन पानी में उसने बर्फ डाली होती है। अब मैं इस बात की मैं एक्सप्लेनेशन दूं, पहले मैं आपको अपने, हमने एक क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था 2-3 साल पहले। सुनो 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 सुनो, अब सुनो, मेरा ज्ञान सुनो, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, हमने दो बकेट्स ली। एक बकेट में हमने मतलब एक बकेट में पानी डाला, ए सॉरी, एक बकेट में बर्फ डाला, दूसरी बकेट में बर्फ डाला। जैसे 5-5 किलो बर्फ जो है दोनों बकेट्स में डाल दिया, टुकड़े वाले बर्फ जो है 5-5 किलो दोनों बकेट्स में डाल दिया, ठीक है। अब ऊपर से एक में हमने पानी लिया, नॉर्मल पानी, ठीक है, एक जग, दो जग थे हमारे पास, एक में हमने नमक डाल दिया और दूसरे में नमक नहीं डाला। फिर एक तरफ नॉर्मल पानी डाला और दूसरे में नमकीन पानी डाल दिया, ठीक है, बर्फ की बाल्टियों में। यही काम जो है ये आइसक्रीम वाला भी करता, सुनते जाओ। अब हमने थोड़ी देर इनको मिलाया, ठीक है, हिलाते रहे ताकि जो है पानी का टेम्परेचर बर्फ के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। अब अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, जब हमने हिला के काफी देर रख लिया, हमने सिंपल पानी वाले बर्फ में थर्मामीटर डाला। थर्मामीटर जब डाला तो उसका टेम्परेचर, पानी का अंदर तक डाला ना, बड़ा थर्मामीटर था, तो उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। कि भी पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका था, मतलब 0.1 0.2 ऐसा था, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, बर्फ का टेम्परेचर पानी में भी जाएगा, पानी भी ठंडा होगा, तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के पास था। लेकिन हैरानी की बात तब थी जब हमने नमकीन पानी वाले बर्तन में थर्मामीटर डाला। पता है फ्रीजिंग मतलब उसका टेम्परेचर कितना था, पानी का, बर्फ का नहीं, पानी में डाला, पानी का टेम्परेचर पता कितना था, -12 डिग्री सेल्सियस। -12 डिग्री सेल्सियस था। और तब भी वो लिक्विड था। इसका मतलब ये हुआ कि नमक ने पानी को -12 डिग्री सेल्सियस पर भी फ्रीज नहीं होने दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता था वो -12 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्रीज नहीं कर रहा। जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता था वो -12 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड था। इसका मतलब नमक जो है पानी के फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन कर देता है। और वही ये आइसक्रीम वाले में भी यही होता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है, वो यहां का जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जैसे -15 डिग्री सेल्सियस हो गए। अब जब बाहर माइनस है ये, जब बाहर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर अगर आप दूध वगैरह आइसक्रीम के लिए डालोगे तो जम ही जाएंगे ना, जम जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए अंदर ये आइसक्रीम सॉलिड होती है, बाहर उसके लिक्विड होता है। एक बार ऑब्जर्व करना इस चीज को, बहुत खारा नमक डाला होता है उन्होंने, तो मतलब आइसक्रीम सॉलिड हो जाती है, ठीक है। दिस इज द फंडा बिहाइंड दैट आइसक्रीम। हैव यू गॉट माई पॉइंट? मतलब अगर आप कभी, जैसे होता है ना, जैसे अगर हम ये जो पानी होता है, आपने सुन रखा है, जैसे हम अंटार्कटिका वगैरह में देखते हैं कि आइसबर्ग्स जो है पानी में गिरते हैं,
ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पे टेम्परेचर पानी का भी -30 -35 होता है, लिक्विड पानी का। नहीं तो भाई पानी का टेम्परेचर तो 0 से कम हो ही नहीं सकता। जैसे कल हमने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो पानी उड़ता जाएगा। लेकिन तो यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, उससे कम पानी का टेम्परेचर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए तो पानी का टेम्परेचर, लिक्विड ही पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है। इसलिए वहां वहां अंटार्कटिका में पानी के ऊपर बर्फ तैर रही होती है और महीनों महीनों तैर रही होती। भाई नहीं तो समझ नहीं आता यार, इतनी ज्यादा बर्फ तैर रही है पानी के अंदर, तो बर्फ का पानी क्यों नहीं बन जाता? प्रभनूर जी, जो हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल के लिए नहीं। तो हम वोलेटाइल की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि अंटार्कटिका में नमकीन पानी होता है, उस पानी का टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ऐसे में जो है वहां पर जो बर्फ होती है जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो महीनों महीनों जो है सॉलिड फॉर्म में तैरती रहती। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। चलिए, सो ये हो गई हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा और जबरदस्त सवाल दूंगा, आसान नहीं है ये, ठीक है, जबरदस्त सवाल दूंगा। आप पहले इसको एक बार देखें, ट्राई करें, ठीक है। चलो, पहले फिर मैं इसको करवाता हूं, ठीक है, आप देखें। आप क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। मैं आपको 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और 7 मिनट बाद जो है मैं आपसे मुखातिब हो जाऊंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए।
कितनी बर्फ जमी भाई, कितनी बर्फ बन गई? 70 ग्राम बनी वंशिका। वंशिका जी आपकी 70 ग्राम बनी है, बहुत कम बनी। और बोलो, और बोलो। अमरीश की बनी नहीं? आर्यन चला गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आर्यन, वेरी गुड। अच्छा, नहीं अक्षत, सात्विक ने सही जवाब दिया है। सात्विक का जवाब सही है, सुन लो। अच्छा, मैं अभी जो है 1 मिनट मैं आपको बता दूं, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अब आंसर, राइट आंसर है 900 ग्राम। मैं उसको तो डिस्कस कर ही रहा हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन हुआ था कि मैं ना आपके डाउट सेशन के लिए जो है, कल भी मैंने डाउट डिस्कशन की बात की थी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैंने कल भी आपको डाउट सेशन की बात जो है कही थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कल से सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे टीचर जो है, आपको आईडी मिल जाएगा एक जो है, आज आपको मैसेज आ जाएगा डाउट्स के लिए, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली कल से ही हो जाएगा या तो परसों से तो हो ही जाएगा, ठीक है? सो इसमें क्या करेगा टीचर कि जैसे अब लिक्विड सोल्यूशन टॉपिक चल रहा है, सो टीचर जो है आपके लिक्विड सोल्यूशन के डाउट्स को डिस्कस करने के लिए सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जो है अवेलेबल रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, ठीक है? सो कल का हम यही रख लेते हैं कि कल, सुन लो सारे लोग, हाँ माल उसमें, सुन लो, उसमें माइक अनम्यूट भी होगा, पहली बात। अभी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अभी जो है सॉलिड स्टेट की क्लास अलग लगाते हैं, ये डाउट सेशन है, ये डाउट सेशन है, ठीक है? सुन ले अब मेरी बात, इसमें क्या रहेगा कि टीचर आपके लिए अवेलेबल होगा 7 से 8 बजे। टीचर विल सिट, ठीक है? टीचर बैठ जाएगा, आप चाहे टीचर से जो है आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? सभी सब्जेक्ट्स होंगे। 7 से 8 केमिस्ट्री का टाइम है, ऐसे ही जो है शाम को भी होगा, जैसे फिजिक्स का 2 से 3 है, आपको पूरा मिल जाएगा। मतलब टीचर 6 के 6 दिन जो है आपके लिए अवेलेबल रहे डाउट्स बताने के लिए, ठीक है? आपने टीचर के पास पैकेज पड़े होंगे, आपने टीचर को जो है बोलना है कि सर मेरे को क्वेश्चन नंबर इसमें डाउट है, मेरे को समझा दो। टीचर आपको वो डाउट जो है समझा दे, ठीक है? इज इट ओके? सो टीचर के साथ जो है आप कम्युनिकेट कर पाओगे। हाँ ठीक है, सॉलिड स्टेट लेट लगाएंगे, मैं समझ गया आपकी बात जो है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम के बाद, ठीक है? आई गॉट दिस थिंग, ठीक है? आपसे डिस्कस करके ही लगाएंगे, ठीक है? ओके, अब सुने, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है ये, ठीक है? तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। मैं अभी फिजिक्स वाले सर से बात करता हूं कि क्यों नहीं अपलोड हो रही है, ठीक है? अच्छा, चलिए। सो पहले तो बेटा जी हमें एक बात देखनी है कि जब आप इस सॉल्यूशन में, सुन लो, इस सॉल्यूशन में जब जो है आप बर्फ जमाओगे, भाई पहले तो क्या होगा, सुन लो, जैसे आपने बाहर इसको एक कंटेनर में रख रखा है ना, एक कंटेनर में आपने रख रखा है इसको, भाई फ्रीजर में रख रखा है ना, तो फ्रीजर का टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, सुनते जाओ,
फ्रिज का टेम्परेचर जो है आप कम करते जाओगे, उसी के साथ साथ इसका भी होता जाएगा। लेकिन होगा क्या, सुनते जाओ मेरी बात, आप पहले सुन लो सारी। तो होगा क्या कि जैसे जैसे आप इसको ठंडा करते जाओगे, ठंडा करते जाओगे, मतलब 15 डिग्री, मान लो 25 पे था, फिर 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, ये 0 पे भी नहीं फ्रीज करेगा। रीजन बीइंग इसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप -0.2 डिग्री सेल्सियस कर दोगे फ्रिज का टेम्परेचर, तो इसमें कुछ बर्फ बनने लगेगी। मान लो थोड़ी सी बर्फ बनी, ये बन गई थोड़ी सी बर्फ। लेकिन एक बात आपको समझनी है, ये बर्फ किसकी बनी? बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। तो ये बर्फ किसकी बनी? प्योर पानी की बनी। मतलब इसमें यूरिया का कोई रोल नहीं है। सुन लो, बर्फ के बनने में यूरिया का कोई रोल नहीं। मतलब जो बर्फ होगी उसमें प्योर पानी होगा। जैसे जब आप इसको बॉईल करते तो ऊपर भाप में सिर्फ पानी जाता, यूरिया नहीं जाती, या शुगर नहीं जाती, या नमक नहीं जाता। ठीक है, जब बॉईल करते हैं तब भी सॉल्वेंट जाता है, और जब फ्रीज करते हैं तो भी सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है। मतलब बर्फ और चीनी में जो है, चीनी विल नॉट बी फ्रीज्ड, बर्फ सिर्फ किसकी बनेगी? पानी की बनेगी। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? इससे एक बात होगी कि पानी की मात्रा अब सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। नहीं, पानी की क्वांटिटी जो है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिक्रीज। रीजन बीइंग कुछ की बर्फ बन गई, कुछ की बर्फ बन गई। एज ए रिजल्ट द सॉल्यूशन विल बिकम कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड बन गया। और जब कंसंट्रेटेड बन जाएगा तो अब जो नया सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, हो सकता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब -5 डिग्री सेल्सियस हो, -0.5। तो अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको, उसकी बर्फ बनाने के लिए आपको और ठंडा करना पड़ेगा फ्रिज को। ऐसे और बर्फ बनेगी, और बर्फ बनेगी तो सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता जाएगा, और कंसंट्रेटेड होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर -3 हो गया। ऐसे बर्फ बढ़ती जाएगी, सॉल्यूशन जो है ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा, और जो है आपकी बर्फ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्लाइन कर। लेकिन कब तक? आपने जो फ्रीजर का टेम्परेचर किया वो -0.2 डिग्री सेल्सियस किया, मतलब हमने देखना है कि यहां तक कितनी बर्फ बनेगी। ठीक है, अब सवाल ये, अब सुनो कैसे करें। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सुनते जाओ। तो अब पहले तो हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। 1000 ग्राम वाटर है, 0.1 मोल फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस। सो पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। सुन लो, सो डेल्टा TF कितना बोल रहा है? 0.2। KF हम इससे निकाल रहे हैं इंटू मोलैलिटी, सॉरी 1000, मोलैलिटी। मोलैलिटी कितनी होगी? 1000 ग्राम पानी में 0.1 मोल यूरिया डाला, सो 0.1। सो KF की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बोलो सही है कि नहीं? पहली बात, KF की वैल्यू 2 है। मतलब जो आपको ऊपर का डेटा दिया, यहां तक जो डेटा दिया है वो सारा KF की वैल्यू निकालने के लिए दिया। यहां का जो डेटा है वो सारा जो है KF की वैल्यू निकालने के लिए दिया है। अब सुनो, अब इस फार्मूले को हम यहां पे लगाते हैं कि डेल्टा TF कितना फ्रीजिंग पॉइंट करना है, डिक्रीज कितना किया है इसे? -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद KF की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और वेट कितना है? वेट भाई यूरिया का वेट तो उतना है, WB अपॉन MB तो 0.1 ही रहना ना। मैंने बोला कि यूरिया कभी भी नहीं जाएगी सॉल्यूशन में से, यूरिया कभी भी सॉल्यूशन में से नहीं जाएगी। सो 0.1 मोल इंटू 1000। ठीक है, वेट WA आपने निकालना है। ठीक है, WA जो आप निकालोगे वो आ जाएगा 100 ग्राम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ये बर्फ बनती जाएगी, जब हमारा सॉल्वेंट जो है 100 ग्राम रह जाएगा, तो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो -2 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब अब हमारा सोल्यूशन -2 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्रीज नहीं करेगा। मतलब जब हमारा सॉल्वेंट 100 ग्राम रह जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जैसा कि लिखा है। तो अब वो -2 पे भी फ्रीज नहीं होगा। तो अब तक आइस कितनी बनी हो? वेट ऑफ आइस फॉर्म्ड, वेट ऑफ आइस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1000 ग्राम पहले था, 100 ग्राम बच गया है, सो बन गया जी 900 ग्राम। सो 900 ग्राम जो है बर्फ जो है बन गई होगी। समझ नहीं आया ना? कि समझ आ गया? हर्ष को नहीं आया, लेकिन अमरीश को आ गया, काफी लोगों को आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार मैंने लिख दिया, अब सुनो। देखो, मैंने समझा दिया आपको कि पानी की ही बर्फ बनेगी। पहले ये मान लीजिए कि बर्फ जो है सिर्फ पानी से बने। तो जैसे जैसे बर्फ बनती जाएगी, वैसे वैसे बचा हुआ सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। भाई पहले उसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन थोड़ी सी अगर इसमें बर्फ बन गई, हमने इसको ठंडा किया, थोड़ी सी बर्फ बन गई, तो फिर जो है, आज ही कर लूंगा मैं, आज ही करूंगा इसको अपलोड, सुन लो। तो थोड़ी सी जब बर्फ बन जाएगी, ठीक है, तो फिर जो है थोड़ी सी बर्फ बन जाएगी, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। लेकिन हमने तो टेम्परेचर -2 कर रखा है ना, इसके फ्रीजिंग पॉइंट से क्या लेना भाई? जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रिज का टेम्परेचर तो हम -10 करें, -30 करें, ठीक है। तो मतलब बर्फ का टेम्परेचर तो और भी कम कर सकते हैं ना हम, सुन लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको और ठंडा करते जाएंगे और बर्फ बनती जाएगी, और धीरे धीरे जो सोल्यूशन है, एक स्टेज आएगी कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है -2। अच्छा, डेल्टा 2 कैसे? भाई जब फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है, भाई हमने ठंडा कितने तक किया इसको? ठंडा -2 तक किया ना। तो हम इस रिलेशन में हम ये कह रहे हैं कि इस केस में कितना सॉल्वेंट नीचे बचे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF2 आ गया, क्योंकि डेल्टा TF इज 0 -2, तो 2 आ गया। तो जब हमारे सॉल्वेंट जो है 100 ग्राम बचेगा, तो जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस होगा। सो ऐसे में 900 ग्राम बर्फ बन गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मेरे इस वीडियो को 2-3 बार देखना, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना, ठीक है? तो जो है बात जो है क्लियर होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई सबको बात? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो यार आप, ठीक है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, और आप इतनी कोरोना के बावजूद जो है आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? दैट इज द थिंग टू बी अप्रिशिएटेड। चलिए, अब आगे, अब आगे एक बात करता हूं मैं, सुन लो, इसको मिटा दूं।
अच्छा, एक सवाल दे रहा हूं, जबरदस्त सवाल है, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। एक मिनट। मतलब पहले क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन सुन लो पहले। क्वेश्चन क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये रिजिड वॉल है, दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, इनको हमने ढक्कन दे दिया, बिल्कुल जो है तो बंद है ये। यहां पर 0.2 मोल यूरिया 100 ml पानी है में, और यहां पे 0.1 मोल यूरिया 100 ml पानी में है। आपको बताना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हर एक कंटेनर में वॉल्यूम कितना होगा पानी का, ठीक है। अब पानी का वॉल्यूम क्यों बदलेगा ये आपको सोचना है। आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। आपको मुझे ये बताना है कि ए और बी कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, मान लो 10 घंटे के बाद, ठीक है ना, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों बदलाव आएगा, क्या आएगा, आपने खुद सोचना है, ठीक है। सो आपके पास है अगेन 7 मिनट, अभी एग्जैक्ट 7 मिनट है। मैं 7 मिनट बाद जो है स्क्रीन पे फिर से अवतरित हो जाऊंगा, ठीक है। सो आप करना स्टार्ट कीजिए। बहुत दिमाग वाले सवाल हैं, देखो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जबरदस्त फंडा है, प्राइम वाले जानते हैं कि बढ़िया है। ओके।
हाँ जी बच्चों, बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनो, क्या आंसर आया? क्या बात है, 33 बिल्कुल। एक तरफ 33, एक तरफ 133। सुन लो फंडा, जबरदस्त फंडा है। यही लास्ट सवाल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से क्या सुनना है, सुनो। देखो भाई, आपको पता है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये कम कंसंट्रेटेड है, तो इसका वेपर प्रेशर जो है कम होगा और इसका वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होगा। सही बात है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि भाई इसका मान लो 2 एटमॉस्फेयर, इसका 1। अब होगा क्या, जब ये दोनों वेपर्स बनाएंगे, ये 1 एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बनाएगा, ये जो 2 के अकॉर्डिंग बनाएगा। चलो, पहले 0 था मान लो, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 हो गया। जब 1 हो गया तो इसका बनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर। लेकिन ये तो नहीं छोड़ेगा बनाना, इसको तो 2 चाहिए, तो ये वेपर्स बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। पहले तो इसका इक्विलिब्रियम आया, 1 एटमॉस्फेयर पे इसका इक्विलिब्रियम आ गया, इसके नेट वेपर्स बनना बंद हो गए, लेकिन ये नहीं रुका, इसको तो 2 चाहिए। लेकिन जैसे ही यहां 1 से ज्यादा होगा तो इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, और यही होता जाएगा। ये 1 से 2 करने की ट्राई करेगा, लेकिन 1 से जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा इसमें कंडेंसेशन होती जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए एक तरह से इधर से वेपर्स बनते जाएंगे और इधर कंडेंस होते जाएंगे। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं पहले कि नहीं? है ना भाई, इसका 1 एटमॉस्फेयर है, इसका 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। अब 1 एटमॉस्फेयर आने के बाद ये बनाना बंद कर देगा, ये बनाता रहेगा, और 1 से ज्यादा अगर होता है तो ये कंडेंसेशन करेगा, क्योंकि आप किसी लिक्विड के ऊपर उससे वेपर प्रेशर से ज्यादा भी प्रेशर नहीं रख सकते, तो वो उसको कंडेंसेशन करके फिर से वापस 1 एटमॉस्फेयर पे ले आएगा। तो ऐसे में ये बनाता जाएगा, ये कंडेंस होते जाएगा, लेकिन ऐसे होते होते ये डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि इसमें और पानी आता जा रहा है, और ये कंसंट्रेटेड होता जा रहा है क्योंकि इसमें से सॉल्वेंट कम होता जाए। तो कब जाके रुकेगा ये सिलसिला? तब रुकेगा जब दोनों की मोल फ्रैक्शंस जो है बराबर हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस कंपार्टमेंट बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन दिस, सो दैट मींस मोल फ्रैक्शन इन ए शुड बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन बी। और मान लो x ग्राम ऑफ वाटर ट्रांसफर हुआ, मान लो इधर से इधर x ग्राम वाटर गया, तो ऐसे में भाई मोल फ्रैक्शन क्या बोलेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, दैट इज 0.2 अपॉन 0.2 प्लस कितने वाटर है, 100 ml। सुन लो, थैंक यू बल। 100 ml है, और मोल्स कितने हुए? 100 अपॉन 18। मैंने कहा इससे इसमें x ग्राम पानी गया, तो कितना हो गया? 100 प्लस x, सुन लें, और इधर क्या हो गया? 0.1, 0.1 प्लस 100 माइनस x अपॉन 18। सुन लें, पहले बताओ ये समझ में आई बात? की मैंने कहा इधर से इधर जो है x ग्राम पानी गया, तो इसमें पानी 100 प्लस x हो जाएगा, इसमें से 100 माइनस x हो जाएगा। दोनों की मोल फ्रैक्शन हमें बराबर चाहिए, तभी रुकेगा सिलसिला। तो जब हम x निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है हमें 33.3। तो ऐसे में जो A वाला कंपार्टमेंट है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा 100 माइनस 30, 100 प्लस
33.3, तो 133.3 ml, और बी कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा 100 माइनस 33.3, तो ये हो गया 67.3 ml, 66.6 ml। सही बात है। सो ये आ गया आंसर। चलिए, कैसा लगा सवाल? बढ़िया लगा? ठीक है। सो बेटा जी, आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करेंगे। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पूरी कर ली, सुन लो, ठीक है। हाँ, खतरनाक, सही बात है, ठीक है। मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। आपको नहीं मिला मॉड्यूल? अभी मॉड्यूल बट गए हैं यार। कब के बट गए हैं मॉड्यूल? आर्यन बख्शी कह रहा है उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला यार? वंशिका कह रही है जब मिला है उसको। वंशिका पलौड़ा में है। ओके, सो मिल गया है भाई। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। मिल गया है, मिल गया है। ठीक है, मिल गया, मिल गया। पीडीएफ भेज दूंगा मैं ग्रुप में, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, ठीक है। स्नैपशॉट ले ले जल्दी से।